अच्छा, आज हम इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्टोरल वोट्स और किस तरह वो इन्फ्लुएंस करते हैं यूएस इलेक्शन। तो हमने दो बात की थी। एक तो आपके पास इलेक्टोरल वोट्स हैं या इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, ठीक है। और एक आपके पॉपुलर वोट है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मली जो पूरी आबादी की गिनती होती है उसके वोट्स। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स जो है ना आपके ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पास 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल जाएं, ठीक है, तो आप जो है ना आप सदर बन सकते हैं। इसकी वजह ये है कि आपके पास जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है वो 538 है, ठीक है। और जो बच जाते हैं दूसरे कैंडिडेट के लिए वो है 268 है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सिस्टम है, मगर ये अमेरिका के लिए काम करता है फॉर सम रीज़न। और पॉपुलर वोट में लेट्स से अगर आपके पास 45% आ जाए और दूसरा कैंडिडेट उसको 55% हो जाए, इस तरह करके तब भी आप जीत सकते हैं। हालांकि देखा जाए आपके पास 5% कम है पॉपुलर वोट। और मज़े की बात ये, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी तरह जीता था अपने एक जनरल जनरल इलेक्शन में, जब वो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ खड़ा हुआ था। उसके पास टोटल इलेक्टोरल वोट ज़्यादा थे, पॉपुलर वोट थोड़े से कम थे, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका मार्जिन क्या था, मगर कहने का मकसद है कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। मगर क्या चीज़ आपने याद रखनी है, सवाल ये पैदा होता है। याद आपने ये रखना है कि आपके पास अगर आप इस पूरे जितने भी स्टेट्स अमेरिका की स्टेट्स हैं उनके सारे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स अगर आप गिन लें, तो आपके पास नंबर जो है वो 538 आता है। और प्रेसिडेंसी के लिए आपको 270 चाहिए। मतलब ये मेन चीज़ आपको समझनी चाहिए। मगर ये भी हो सकता है कि लेट्स से अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमारे दोनों इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स बराबर हो जाएं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका हाफ ले लेता हूँ, लेट्स से 538 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर दोनों कैंडिडेट्स, ठीक है, लेट्स से एक कैंडिडेट 269 इलेक्टोरल वोट्स जीते और एक ने 269, मतलब 50-50 हो गया, ठीक है। इन दैट केस जिसका पॉपुलर वोट होगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। सही है। मसलन अगर उसके पॉपुलर वोट 55% है और दूसरे कैंडिडेट का 45% है, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलर वोट वाला है वो बंदा जीत जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखना है कि बैलेंस होना चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज और पॉपुलर वोट के, ठीक है। पॉपुलर वोट बस याद रखना है वो आबादी की जो गिनती के हिसाब से वोट्स हैं, और इलेक्टोरल वोट्स हैं वो आपके स्पेशल वोट्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, अब हम जाते हैं जो मज़ीद जो है ना आपकी इलेक्ट्रल सिस्टम को ज़्यादा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि अमेरिका है तो सही टू पार्टी सिस्टम, मगर तीसरी पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, और वो जो है ना वक्त के साथ वो ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होती जा रही है। इसके ऊपर आपको एक कंप्रीहेंशन टाइप से या ऐसी सवाल ऐसी दे सकते हैं कि भाई आपको एक ग्राफ दे देंगे और उसमें दिखाएंगे कि जो जो तीसरी पार्टी इसके आहिस्ता आहिस्ता वोट बढ़ रहे हैं, तो आप वो आपसे पूछ देंगे, आप पूछ लेंगे कि भाई जो जो तीसरी पार्टी है, इट्स इट्स मतलब कि ग्राफ दे के और आपसे बस एनालाइज करना, मतलब देखना चाहेंगे ना कि क्योंकि आपके पास एक अमेरिका में एक चीज़ है ओपिनियन पोल्स। मैं बेसिकली इसकी बात बात करना चाह रहा हूँ, ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स ये होता है कि ये आपके लोगों से आप राय लेते हैं, सर्वे करते हैं कि भाई कौन किस पार्टी को ज़्यादा देने के जो है ना हामी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो दो पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, ठीक है, इनके ओपिनियन पोल्स होंगे, ठीक है। कुछ साल डेमोक्रेट ज़्यादा पॉपुलर होंगे या कुछ सालों बाद रिपब्लिकन ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने एक सवाल इस साल देखा है कि उन्होंने इस साल दिखाया हुआ था रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में, तो उनकी पॉपुलैरिटी, फिर एक तीसरी नई पॉपुलैरिटी आ जाती है जो तीसरी पार्टी है, या उसमें एक आपके पास ग्रीन पार्टी की मिसाल दी है, मगर वो कोई सी भी हो सकती है। आई आई बिलीव उसको लिबर्टेरियन कहते हैं। लिबर्टेरियन जो है वो एक और पार्टी है इनकी जो अमेरिका में, लिबर्टेरियन इस तरह कुछ था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई द वे, तो उन्होंने यूं ग्राफ बनाया हुआ था, ग्राफ बनाया था मतलब ओपिनियन पोल्स का। इसमें आपके पास रिपब्लिकन का दिया था, लेट्स से आर है, और डेमोक्रेट्स का दिया था इस तरह करके, ठीक है, डी है। और फिर नीचे जो है ना आपके पास ये लिबर्टेरियन था, ठीक है, एल।
तो आपसे ये कह सकते हैं, सवाल इससे इस तरह पूछ सकते हैं कि ओवर द over the period of time, which third party has been the most popular, ठीक है? और ये कह सकते हैं कि the new trends in America, the new trends in American electoral system suggests that there is a, मतलब फिर options दे देंगे, a rise in a मतलब third party, ठीक है? मतलब कि opinion polls. According to the opinion polls, there is a rise in the interest in a third party instead of a two-party system. इस तरह करके आपसे ना सवाल पूछ सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका में अब तीसरी पार्टी में भी लोग ज़्यादा जो है ना उसको देख रहे हैं। उन देख रहे हैं कि ना रिपब्लिकन्स उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ना डेमोक्रेट्स। वो तीसरी पार्टी पे जा रहे हैं, कहने का मकसद ये है। और इनको अक्सर इंडिपेंडेंट वोटर्स भी कहते हैं, जो ना डेमोक्रेट्स को देते हैं, ठीक है, सॉरी, ना डेमोक्रेट्स और ना रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं। वो अगर लिबर्टीन को दे दें तो हम उनको इंडिपेंडेंट वोट्स वोटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने राइट एंड लेफ्ट की, अगर आपको याद हो, बात की थी। डेमोक्रेट्स जो हैं वो लेफ्ट हैं और रिपब्लिकन्स राइट हैं, ठीक है। तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं, मतलब ये चीज़ दोबारा अक्सर जीडी में होता है कि एक सवाल बार बार वो रिपीट भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर रिलेटेड। मसल वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि सिंस द पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द लिबर्टेरियन पार्टी, व्हाट डज दैट सजेस्ट, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे देंगे, देयर इज ए राइज इन मॉडरेशन। मॉडरेशन का वो लफ्ज़ वो यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेशन, ठीक है। मॉडरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ मिडल पे हो या दरमियान से हो। मसलन ना वो ज़्यादा लेफ्ट है, ठीक है, मतलब ना वो ज़्यादा डेमोक्रेट्स हैं, लेफ्ट हैं, ना वो ज़्यादा राइट हैं, ठीक है, रिपब्लिकन है, ठीक है। तो वो मिडल पे कहीं लाइन चाहते हैं जिसपे ना जो है ना दोनों आइडियाज़ को वो जो है ना मिक्स करना चाहते हैं। तो इन दैट सेंस हम उसको मॉडरेशन कह सकते हैं। या जो है ना जो थर्ड पार्टी जो इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को चुन रहे हैं, मतलब उसकी जो रीज़न है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि स्विंग का मतलब क्या है, ठीक है। स्विंग स्टेट्स या फिर स्विंग, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वोटर्स हैं जो जिनकी एक लिहाज से एक पक्की साइड नहीं है। मतलब वो पक्के ना, वो पक्के रिपब्लिकन है, ठीक है, ना वो पक्के डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है। वो मतलब किसी को भी वोट दे सकते हैं, डिपेंड करते हैं उनका जो दिल करता है। मसलन हो सकता है कि रिपब्लिकन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही है तो उन्होंने फिर रिपब्लिकन चुन ली, मगर वो ये भी देख सकते हैं अगर डेमोक्रेटिक्स की ज़्यादा अच्छी, मतलब डेमोक्रेट्स की अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो वो डेमोक्रेट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं और ये वोटर्स हैं इन स्टेट्स में, ठीक है, ये अक्सर हमारे पास अगर देखा जाए तो तकरीबन मिडल है अमेरिका का, ठीक है। और ये ऊपर से एक स्टेट है और नीचे से फ्लोरिडा जो है ना एक बहुत, मतलब इसको आप रट लें कि भाई फ्लोरिडा एक स्विंग स्टेट है, सिंपल। एक बड़ी स्टेट है तो इसलिए ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। बाकी ये बीच में है, कोलोराडो है, नेब्रास्का है, मेरे ख्याल से आइडाहो है, नॉर्थ कैरोलिना है, वर्जीनिया है। तो ये भी स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। मगर लफ्ज़ स्विंग का मतलब यही है, ये स्टेट्स झूलती हैं, या फिर वो डेमोक्रेट्स की तरफ झूलेंगी या फिर रिपब्लिकन्स की तरफ झूलेंगी। तो ये टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। डिबेट्स का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है ये हमेशा कैंडिडेट्स की आपस में जो डिबेट होती रही है, ठीक है। इसमें कोई ऐस फिक्स हिसाब किताब नहीं है। पैक्स, अच्छा, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये वो लोग हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट को, ठीक है। कई कैंडिडेट्स उनके पास ये पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज़ होती हैं जो उन्हें फंडिंग करती है उनकी कैंपेन के लिए। मसलन वो इश्तिहार दे देंगे कि भाई ये फलाना कैंपेन, अगेन मैं डोनाल्ड ट्रंप की नाम ले रहा हूँ बार बार क्योंकि वो एक आसान चीज़ है रिलेट करने की, आपने उसको देखा भी होगा शायद। वो कैंपेन कर सकते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लोगों की जो है ना उन उन गरीबों की मदद करता है, या इस तरह की कोई भी एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो टीवी पे वीडियो हो, इश्तिहार हो, या बाहर पोस्टर लगाओ, ठीक है, बिल बोर्ड पे लगाओ, जो भी लगा हो, ये लोग संभालते हैं इस चीज़ को।
ये फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियली, इनका काम ही फाइनेंशियली है मोस्टली। अच्छा, अब तो हमने अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी जो है ना डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो फिर भी छोटे मोटे फैक्ट्स आपको पता हों ताकि आपको आइडिया भी हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि फेडरल इलेक्शन, ठीक है, याद रखिए फेडरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन अलग से हैं, ठीक है। मगर हमारा जीडी में फोकस मोस्टली फेडरल इलेक्शन पे होता है, मगर स्टेट इलेक्शन का भी मेंशन हो सकता है, मगर ये एक अलग से कैटेगरी है और उनकी रिक्वायरमेंट अलग से है, ठीक है। मतलब ये 18, ये आपको 18 साल का होना चाहिए वोट देने के लिए फेडरल इलेक्शन के लिए, मगर स्टेट इलेक्शन में वो आप 21 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टेट में। तो फेडरल इलेक्शन, ठीक है, मतलब जो नेशनल, जो पूरी मुल्क के इलेक्शन जो है, उसमें आपको 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये इधर इन्होंने यही लिखा है कि बट मे वेरी फॉर स्टेट इलेक्शंस, मतलब स्टेट इलेक्शंस में डिफरेंस आता है। पॉपुलर वोट जिसकी मैंने बात की है, उसकी मेजॉरिटी के लिए आपको 50, ग्रेटर देन 50% वोट्स चाहिए। जैसा मैंने बात की थी उधर इलेक्टोरल कॉलेज की, कि इलेक्टोरल वोट्स क्या है, आपके पास इलेक्टोरल वोट्स अगर बराबर हो जाएं तो आप पॉपुलर वोट से जीत सकते हैं ना। तो पॉपुलर वोट की मेजॉरिटी के लिए आपको 50% से ऊपर होना चाहिए। और बाय द वे ये 50.1% भी हो सकता है इवन, ठीक है। और देखा जाए दूसरा जो है वो हो जाएगा कोई, आई बिलीव 49.9%। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ मगर मैं ऐसे इस तरह ही बचा है। तो एक कैंडिडेट 50.1% ही ले ले और दूसरा 49.9% ले ले तो वो पॉपुलर वोट से जीत गया, कहने का मकसद ये है। तो पॉपुलर वोट के लिए आपको 50%, मतलब मेजॉरिटी की, सॉरी, मेजॉरिटी के लिए आपको 50% से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो डिजिट्स में ही हो। अच्छा, जब लोग, एक तो हमने स्विंग स्टेट्स की बात की थी, स्विंग वोटर्स की बात की थी, जो लोग किसी एक पार्टी को चुन लेते हैं, तो इन लोगों को, जो जो लोग इस तरह स्विच कर जाते हैं अपनी एलिजेंस, एलिजेंस मतलब कि आप किसी एक पार्टी के जो है ना हकदार होते हैं सालों से, मगर आप स्विच कर जाते हैं किसी और पार्टी में, तो आपको जो है ना उसको हम रीअलाइनमेंट भी लफ्ज़ यूज़ होता है, स्विंग के साथ रीअलाइनमेंट भी एक वर्ड है, कहने का मकसद ये तो ऑलरेडी मैंने आपको भी डिस्कस कर दिया कि किस तरह थर्ड पार्टी वोटर्स जो है वो लिबर्टेरियन, या ये आ गया ना, लिबर्टेरियन जो है वो एक्चुअली गेन कर रही है पॉपुलैरिटी। अक्सर इसमें आपको कोई ग्राफ रिलेटेड सवाल इससे दे सकते हैं और आपको कह देंगे भाई कौन सी पार्टी है जो आहिस्ता आहिस्ता गेन कर रही है पॉपुलैरिटी में, क्यों। तो आपने इसकी वजूहत बता देनी है। तो राइस एंड मॉडरेशन, मॉडरेट व्यूज़ आप हो सकते हैं आपसे कह दें, ठीक है, जैसा मैंने अभी बात की थी मॉडरेशन की, तो मॉडरेट व्यूज़ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको पिन की हुई है मैसेजेस में, व्हाट्सएप पे, अमेंडमेंट्स वगैरह। तो ये बेसिकली वो है आपकी 10, पहली जो 10 अमेंडमेंट्स हैं उनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द बिल ऑफ राइट्स, तो आपकी ये फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स, ये आपको बस पता होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, एक एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जिसमें लॉज वगैरह लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। मतलब ये एक पर्ची जिसमें बहुत सारे लॉज लिखे हैं, और इसमें 10 अमेंडमेंट्स वो बिल ऑफ राइट्स भी हैं, मगर और भी 24 जो अमेंडमेंट्स हमारी जितनी भी हैं वो उधर कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद है। अच्छा, ये आपके आर्टिकल्स हैं, इनको भी याद कीजिए। आर्टिकल्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंस हैं अमेंडमेंट से। आर्टिकल्स जो हैं वो, अमेंडमेंट्स तो आपको राइट्स वगैरह बताती है ना, जो जो लोगों का हक है, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट्स वगैरह, वो बेसिकली हमारे वो है। मगर इधर जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली ये बताते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं। अमेंडमेंट्स ये तो नहीं बताती ना कि हमारा मुल्क के साथ चल रहा है, ठीक है, वो तो ये बताती हैं कि लोगों के हकूक क्या हैं, वो हकूक के ऊपर ज़्यादा फोकस है। आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा टेक्निकल है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़, मतलब वो मतलब उसमें हमें मुल्क के साथ चलाना है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल पहला जो है वो ये है कि जो एस्टैब्लिश द लेजिस्लेटिव ब्रांच, मतलब ये आपके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप कह दें। मैंने पहले भी बोला था ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के होते हैं ना डिफरेंट सेक्शन होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, आप कह दें।
आर्टिकल्स एक अलग से चैप्टर है, अमेंडमेंट्स एक अलग से चैप्टर है। एक साइड पे हकूक हैं, एक साइड पे आपको बताया हुआ है कि भाई एक चीज़ किस तरह है, मतलब एग्जिस्ट करती है हुकूमत में। मसलन लेजिस्लेटिव ब्रांच का हमें पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब हमें पता है कि वो क्या चीज़ है, मगर हमें किसका पता है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, पर्ची खोलते हैं और उसमें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल क्या है, इस्टेब्लिश करें आप लेजिस्लेटिव ब्रांच। इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया। कांग्रेस क्या है ये भी हमने डिस्कस कर दिया, और किस तरह वो इलेक्ट होनी चाहिए लोगों की थ्रू वोटिंग। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो क्या है, सदर क्या है, ठीक है, और वो भी इलेक्ट होना चाहिए लोगों से। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अगेन जुडिशल ब्रांच है, वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिसेस हैं वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, और सेनेट का। मतलब ये वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, मगर अब वो आर्टिकल में। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक हो गया। इसे ही आर्टिकल 4 है, वो रिलेशनशिप बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स, जो हम चेक एंड बैलेंस की हमने जो बात की थी, वो आपके आर्टिकल 4 में ऑलरेडी बता दिया उन्होंने। आर्टिकल 5 में हमारे पास अगेन जो अमेंडमेंट्स है, जो मेन चीज़ जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, जो हकूक हैं आपके 27 अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें पहली जो है वो बिल ऑफ राइट्स है। ठीक है, और ये आर्टिकल 5 ये भी कहता है कि आप मज़ीद अमेंडमेंट डाल सकते हैं। मतलब 27 अमेंडमेंट्स का ये मतलब नहीं है बस छुट्टी होगी, नहीं, आप मज़ीद और भी डाल सकते हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 33, जितना मर्जी डालें। ठीक हो गया। जो आर्टिकल 4 है, इसके ऊपर अक्सर बड़े सवाल आ जाते हैं कि आर्टिकल 4, सॉरी आर्टिकल 6, आर्टिकल आर्टिकल 5 के बाद, हाँ, आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कानून है, वो पूरे ज़मीन का कानून है। ठीक है, मतलब आप और कोई नया कानून इजाद नहीं कर सकते, आपको अमेरिका के ही कानून मानना पड़ेगा। ये फिर आपका आर्टिकल 6 है, दैट इज़ फेडरल लॉज आर द सुप्रीम लॉ ऑफ। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है, हम सिविक्स को ख़त्म कर देते हैं इधर। कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी हमने बताया कि एक डॉक्यूमेंट है, अभी हमने डिस्कस कर दी है, जिसमें आपके आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो आपके पास कोई वो नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक बस आइडियोलॉजी है। ठीक है, अम, इसको आप मज़ीद देख सकते हैं, इस टेबल को, और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर कहने का मकसद है एक साइड में आपके पास एक लिखी हुई चीज़ है, और एक साइड में आपके पास कैसी चीज़ है जो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी आपके दिमाग में होती है ना। आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। जैसा कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो, वो लोग बिलीव भी करते हैं उसमें। ठीक है, वो उनका बिलीफ है, वो उनकी आइडियोलॉजी है। ज़रूरी नहीं है कि उनको किताब पढ़ा पकड़ा दे और बताए कि भाई ये आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे आप कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। नहीं, वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, और तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, इस उसको फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, मगर इधर अमेरिका की रेफरेंस में हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइडिया, जो डॉक्यूमेंट है जो अभी हमने बताया, जिसमें अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उससे रिलेटेड है कि वो बिलीव है कि वो किस तरह वो डॉक्यूमेंट जो है वो उस पूरे मुल्क को चला रही है। ठीक हो गया, मतलब एक साइड पे तो आपको डॉक्यूमेंट बता रही है कि आपने क्या करना है, दूसरी साइड में लोग बिलीव करते हैं कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, जो जो है ना, मुल्क इस तरह ही सही प्रॉपर तरीके से चल सकता है एक डेमोक्रेसी की तरह। मतलब डेमोक्रेसी की हम बात करें ना, एक तो आपके पास रिटन डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक आपके पास आइडिया है जो लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में आइडियोलॉजी के तौर पे, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो इधर आपका सिविक्स खत्म हो जाता है।